बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है इक्विलिब्रिया। अब इक्विलिब्रिया का लफ्ज जो है ना, इक्विलिब्रियम से निकला है, जिसका मतलब होता है तवाजुन। यानी कि तवाजुन का क्या मतलब, जैसे कि उसको आप बैलेंस भी कह सकते हो। अब केमिस्ट्री के अंदर इक्विलिब्रियम क्या होगा, केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है ना बैलेंस किस तरह से आता है। अब जब हम इसके रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंजेस को जो है ना पढ़ेंगे ना, तब हमें इसकी भी समझ आ जाएगी कि इक्विलिब्रियम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका फर्स्ट लेक्चर जो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में। इन अ केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव द प्रोडक्ट। कहता है कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और हमें बदले में प्रोडक्ट्स मिलते हैं। द रिएक्शन विल कंटिन्यू, ये रिएक्शन तब तक चलता रहता है until all the reactants or one of the reactant is converted into the product, जब तक ना के सारे रिएक्टेंट्स या फिर उनमें से कोई एक रिएक्टेंट जो है ना प्रोडक्ट में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाए। अब एक रिएक्टेंट की का क्या मतलब है, क्योंकि जो रिएक्टेंट यूज हो रहे होते हैं उन सब का जो है ना उसके अंदर अमल दखल होता है, जाहिर बात है, प्रोडक्ट को बनाने में। तो उनमें से दोनों या फिर एक आदत जो है वो रिएक्टेंट जो है यूज अप हो जाए, तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो फर्दर रिएक्शन होता है वो नहीं हो पाता और रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इमीडिएटली इन एन एक्वस सोल्यूशन टू गिव द प्रोडक्ट्स। ये सारा एक्वस सोल्यूशन में होता है, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड है जब इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है। इसको हमने पिछले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था ये रिएक्शन। तो क्या कह रहा है कि द रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, ये कब कंप्लीट होगा, इफ द स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स आर यूज्ड देन नो रिएक्टेंट स्पीशीज आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। अगर इसमें से रिएक्टेंट्स की जो है ना अमाउंट सारी की सारी क्या हो जाए, यूज अप हो जाए, तो कोई रिएक्टेंट ऐसा नहीं बचेगा जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो उस वक्त जो रिएक्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। इस रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, जो कि क्या होते हैं, जिनमें रिएक्टेंट्स जो है ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको इरिवर्सिबल कहते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं हो रहा होता कि वही प्रोडक्ट जो है ना दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो। तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको डेली लाइफ की एग्जांपल दूं, तो जब आप एग फ्राई करते हो तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है कि उस एग को, फ्राइड एग को दोबारा आप उसके अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते जो रॉ एग था। तो ऐसे ये भी रिएक्शन ऐसा है यहाँ पे कि जब आप इन दोनों का रिएक्शन करवा रहे हो, आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो आप दोबारा प्रोडक्ट को यूज करके रिएक्टेंट्स नहीं ले रहे, मतलब ये वन साइडेड रिएक्शन है। इट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है, बैकवर्ड में नहीं जाता। तो ये हो गई इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्या बताएगा रिवर्सिबल रिएक्शन। इन द मेजॉरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन हाउएवर द रिएक्शन डज नॉट गो टू द कंप्लीशन। अगर कि ज्यादातर केमिकल रिएक्शन में जो होता है रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता। द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन रिएक्ट अमॉन्ग देमसेल्व्स, वो फिर आपस में रिएक्ट करते हैं, कौन, प्रोडक्ट्स जो होते हैं, टू गिव बैक द रिएक्टेंट्स, और दोबारा रिएक्टेंट्स दे देते हैं अंडर द सेम कंडीशन, उन्हीं कंडीशन के ऊपर जहाँ पे रिएक्शन चल रहा था। सच रिएक्शंस मूव इन बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, ये आगे की तरफ भी जाते हैं फिर बैकवर्ड भी जाते हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स बना देते हैं। The reactants react to give the product and the products in turn react to give the reactants. The reaction is called reversible reaction. ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है and it is denoted by symbol, इसको डबल एरो से है रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब इसका क्या होता है कि दोनों तरफ जो है ना रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। Which has two half arrow heads on pointing in each direction, one pointing in each direction. इसका क्या होता है, हाफ एरो हेड होते हैं जो कि हर एक की तरफ शो कर रहा होता है कि रिएक्शन इधर को भी जा रहा है, इधर को भी जा रहा है। अब आपसे जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है, तो आपने उसको हमेशा जब भी डिफरेंस हो ना, आपने दरम्यान में लाइन लगा के लिखना होता है। लेफ्ट साइड पे एक उसकी एक डिफरेंस लिखना है, दूसरी राइट साइड पे दूसरे का डिफरेंस लिखना है। तो
तो क्या करना है, आपने दोनों की पहले सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। कोशिश करें कि बुलेट पॉइंट्स की सूरत में लिखें। डेफिनेशन के बाद आपने थोड़ी सी उसकी मजीद एक अदद पॉइंट ऐड कर देना कि ये जो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये बोथ इट प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन, ये वाला इट प्रोसीड्स इन वन डायरेक्शन ओनली। इसके साथ आप ये भी लिख सकते हो कि रिवर्सिबल रिएक्शंस आर डिनोटेड बाय, ये वाला सिंबल लगा देना है और इसके लिए सिंगल जो है ना एरो वाला ये वाला जो है ना सिंबल लगाना है। इसके साथ साथ आपने फोर्थ पॉइंट ये ऐड करना है कि इसके अंदर जो है ना ये एग्जाम्पल जो है ना वो लिख देनी है। तो आपका क्वेश्चन जो है ना एक वेल डिफाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल दे रहा है कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन गैस जो है ना 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है। कब? जब उसको टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस दिया जाए और एटमॉस्फेरिक उसका जो टेम्परेचर हो प्रेशर जो हो वो कितना हो 200 एटमॉस्फेयर हो। तो इस कंडीशन के अंदर और उसके अंदर एक कैटलिस्ट भी ऐड किया जाता है जो कि आयरन होता है। तो वो रिएक्शन जो है कहाँ प्रोसीड करता है, इससे हमें एमोनिया मिलता है, 2 मोल्स ऑफ एमोनिया। फिर इसी कंडीशन के ऊपर यही एमोनिया दोबारा रिएक्ट करके टूट जाता है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के अंदर। तो चलिए इसको मजीद देखते हैं। कहता है कि इन दिस रिएक्शन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एज अंडर द गिवन कंडीशंस। गिवन कंडीशन पर यानी कि ये टेम्परेचर और प्रेशर वाली कंडीशन पर 1 मोल जो नाइट्रोजन गैस है वो 3 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करती है एक क्लोज कंटेनर के अंदर, जिसमें ना कुछ दाखिल हो रहा हो ना ही कोई चीज बाहर एग्जिट कर रही हो, क्लोज हो वो सिस्टम, क्लोज सिस्टम होना चाहिए। टू गिव 2 मोल्स ऑफ एमोनिया गैस, और हमें क्या मिलेगा 2 मोल्स एमोनिया गैस मिलेगी इस रिएक्शन के बदले। आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन के बाद यानी कि एमोनिया गैस की फॉर्मेशन के बाद द एमोनिया गैस डिकम्पोजेज, ये टूट जाती है टू गिव द रिएक्टेंट्स बैक, और बदले में वही रिएक्टेंट्स जो है ना दोबारा मिल जाते हैं। द रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। एट एनी टाइम ऑल द 3 स्पीशीज आर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर, किसी भी वक्त आप उसका थोड़ा सा सैंपल निकालो तो आपको उसमें से तीनों चीजें मिल जाएंगी, रिएक्टेंट्स भी मिलेंगे और प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि हमारे पास इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो इक्वल हो जाती है, तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, जो कि ये चैप्टर का नाम है। तो इस चीज को, इसमें क्या होता है इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, क्योंकि दोनों तरफ क्या होता है तवाज़ुन हो जाता है, दोनों की मिक़दार बराबर हो जाती है। एट एनी टाइम, बल्कि ये पढ़ लिया, a reversible reaction however goes to the completion if either one of the product is withdrawn from the reaction mixture or being a gas it escapes into the atmosphere। कहता है कि ताहम रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसको आप कंप्लीशन तक पहुंचा सकते हो उस वक्त जब आप उसके जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसको या तो निकालते रहो, जैसे बन रहा है आप उसको सेपरेट कर लो, या फिर वो गैस होने की सूरत में वो एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाए, तब उसको जो है ना दोबारा डिकम्पोज होने का या फिर दोबारा रिएक्शन देने का मौका ही नहीं मिलेगा, वो सेपरेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज बाय हीटिंग एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। वो एक और एग्जाम्पल दे रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको जब आप हीट करते हो तो वो डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। इफ द अबव रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ओपन कंटेनर, अगर आप इसको ओपन कंटेनर में करो, यानी कि ये जो है ना जो गैस बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड वो एग्जिट कर सकती हो इस कंटेनर को, यानी कि ओपन होना चाहिए। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल एस्केप इन द एटमॉस्फेयर एज सून एज इट इज फॉर्म, जैसे ही बनेगी माहौल के अंदर चली जाएगी। एंड द रिएक्शन इज फोर्स टू गो टू कंप्लीशन, और रिएक्शन जो है ना कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इन दोबारा रिएक्टेंट्स जो है ये प्रोडक्ट्स जो होंगे वो उनको टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो दोबारा रिएक्ट करके जो है ना दोबारा रिएक्टेंट्स की तरफ जो है ना मूव कर जाए, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए इनको मौका ही नहीं मिलेगा जब ये ओपन के अंदर होंगे। इफ ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी जानिब इसको आप क्लोज कंटेनर में अगर परफॉर्म करो तो क्या होगा, द कार्बन डाइऑक्साइड विल रिएक्ट विद द कैल्शियम ऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा इसके साथ रिएक्ट करेगी और क्या मिलेगा हमें कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा मिल जाएगा टू गिव बैक द रिएक्टेंट्स, और हमें रिएक्टेंट्स दोबारा मिल जाएंगे। लाइक केमिकल चेंज, अब वो कह रहा है कि ये तो केमिकल रिएक्शन के ऊपर हमने देखे,
केमिकल चेंज के साथ साथ फिजिकल चेंजेस में आल्सो बी रिवर्सिबल इन नेचर। कुछ फिजिकल चेंजेस भी ऐसी होती हैं हमारे सामने जो कि क्या होती है, रिवर्सिबल होती हैं। वो कौन सी है? कहता है कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का मतलब है कि CuSO4 इसके साथ जो है ना 5 मोल्स ऑफ वाटर भी होता है। इज एन इम्पोर्टेंट साल्ट, ये ऐसा साल्ट है विच कलर इज ब्लू, जिसका कलर जो है ना ब्लू होता है। जब आप व्हेन दिस साल्ट इज हीटेड स्ट्रांगली, जब आप इसको हीट अप करते हो, इट्स कलर चेंज टू वाइट, ये वाइट बन जाता है। यानी कि जो हाइड्रेटेड जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो होता है उसका कलर क्या होता है? ब्लू होता है। अब जैसे ही आप उसको हीट अप करते हो तो वाटर एवेपोरेट हो जाता है और ये जो है ना एनहाइड्रस सल्फेट जिसमें वाटर नहीं होता वो हमारे पास अटेन होता है और इसका कलर वाइट होता है और ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। अब क्या होगा, यही जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, अब अगर आप इसको ऐसे ओपन खुला ही छोड़ दो माहौल के अंदर, तो वाटर के वेपर्स होते हैं माहौल में, एटमॉस्फेयर में, वो क्या करेंगे? दोबारा इसके साथ रिएक्ट करेंगे बगैर, तो ये क्या हो जाएगा? दोबारा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि हीट करने के बाद जब ये व्हाइट हुआ और आपने इसको ओपनली छोड़ दिया तो ये दोबारा ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम हो गया, यानी कि ये रिवर्सिबल हो गया। आप इसको ब्लू दोबारा भी कर सकते हो और व्हाइट में दोबारा भी कन्वर्ट कर सकते हो। When the white anhydrous copper sulfate absorb moisture from the atmosphere, माहौल से जब ये moisture यानी कि नमी को absorb करेगा, it will turn blue again, ये दोबारा blue हो जाएगा। Similar to this, when cobalt chloride hexahydrate, cobalt chloride hexa का मतलब होता है 6, इसके पास 6 moles of water मौजूद है, 6 molecules, which is pink in color। अब इसका कलर कौन सा है? पिंक है। is heated in when heated it is converted to anhydrous copper chloride, ये anhydrous copper chloride में convert हो जाता है, which is blue in color। अब इसका कलर क्या है? ब्लू है। इसका पिंक है, इसका ब्लू है। अब क्या होगा, जब ये भी ऐसे ओपनली छोड़ दिया जाएगा तो ये दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट करके पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड है। In the reverse reaction, the anhydrous cobalt chloride absorb less moisture। ये क्या करेगा? less moisture, अब थोड़ी मिकदार में ये moisture को absorb करेगा, यानी कि 6 moles of water को absorb नहीं करेगा बल्कि थोड़ी मिकदार में water के molecules को absorb करेगा। तो it is first converted into dihydrate, ये फिर dihydrate में convert होगा, यानी कि इसके पास 2 moles of water आ जाएगा, which is purple in color, और अब इसका कलर जो है ना पर्पल हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट है, इसका कलर क्या है? पिंक है। और जब इसको ये कन्वर्ट होगा कोबाल्ट क्लोराइड डाइहाइड्रेट के अंदर, यानी कि यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ वाटर होगा, तब इसका कलर कौन सा होगा? पर्पल हो जाएगा। दिस डाइहाइड्रेट देन फर्दर एब्जॉर्ब 4 मोर वाटर मोलिक्यूल्स, ये दोबारा क्या करेगा? मजीद 4 मोर जो वाटर के मोलिक्यूल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करेगा, देन टू बिकम अ हेक्साहाइड्रेट, फिर ये हेक्साहाइड्रेट बन जाएगा, विच इज पिंक इन कलर, जिसका कलर क्या है? पिंक है। अब नीचे इसकी केमिकल इक्वेशन भी दी गई है कि क्या हुआ है हमारे पास जो है ना कोबाल्ट क्लोराइड जो कि एनहाइड्रस है, इसके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स कोई भी नहीं है। अब इसको जो है ना मॉइस्चर का सामना करना पड़ा, लिमिटेड मॉइस्चर लेने के, इतना ज़्यादा नहीं थी, तो ये कन्वर्ट हो गया पर्पल कलर के कोबाल्ट क्लोराइड डाइहाइड्रेट के अंदर। अब इसने कोबाल्ट क्लोराइड डाइहाइड्रेट जो था, इसने फर्दर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया और अब ये कन्वर्ट हो गया कोबाल्ट हेक्साहाइड्रेट यानी कि पिंक कलर के साल्ट के अंदर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया है, इंतहाई इंटरेस्टिंग सा था। आपने कोशिश करनी है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो क्लियर हो जाएं। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तब आपको बातें भूलती नहीं है, चाहे आप सारी ज़िंदगी उसको कभी उसका सामना करना पड़ जाए ना, तो वो आपको दिमाग में होती है, फिर वो आपको याद आ जाती है कि ये क्या था। इसके अलावा फर्दर आगे जब अगर आपने MCAT देना है तो उसके लिए भी ये बहुत अहम होता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सॉलिड होने चाहिए। तो उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।